नमस्कार। कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं राज्यसभा में नेता सदन की। मुझे लगता है कि 2019 के चुनाव के बाद जब अरुण जेटली ने तय किया कि वो मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं होंगे, तब से लेकर के अभी तक राज्यसभा में नेता सदन को लेकर के बीजेपी बहुत ही अजीब स्थिति में है, क्योंकि जिन लोगों को वो राज्यसभा में नेता सदन चुनते हैं, उनकी जो प्रशासनिक क्षमताएं हैं उन पर किसी को कोई संदेह नहीं, लेकिन जो क्षमता राज्यसभा में नेता सदन होने के नाते बोलने की और अपनी वाक कला से लोगों को प्रभावित करने की होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देती। पिछली राज्यसभा में, मतलब पिछली सरकार के समय पर राज्यसभा में पीयूष गोयल काफी समय तक नेता सदन रहे। पीयूष गोयल के साथ समस्या ये है कि वो कुछ तथ्यों पर बात तो कर सकते हैं, लेकिन वो प्रभावी ढंग से अपनी बात नहीं रख पाते। उनकी बात से जनता प्रभावित नहीं होती। और राज्यसभा में जब आप नेता होते हैं, चाहे आप नेता सदन हो, चाहे आप नेता प्रतिपक्ष हो, दोनों ही स्थितियों में आपकी बात इतनी लाउड और क्लियर होनी चाहिए कि आम आदमी अगर सदन की कार्यवाही देखे तो उसको लगे कि हाँ, ये बात इस नेता ने सही ढंग से और सही कही। मुझे लगता है वहां पर पीयूष गोयल के साथ एक समस्या रहती है। इस बार 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी ने जेपी नड्डा, जो कि उनके पार्टी अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, उनको नेता सदन घोषित किया है। मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम पीयूष गोयल के साथ थी वही प्रॉब्लम जेपी नड्डा के साथ है, और जेपी नड्डा के साथ तो शायद कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं। जेपी नड्डा को किस आधार पर पार्टी इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लगातार दे रही है, ये समझ से परे। कभी कभी लगता है कि बीजेपी की रीत नीति न पार्टी के अंदर लोगों को समझ में आती है, न पार्टी के बाहर लोगों को समझ में आती है, और आम जनता को, जो थोड़ा बहुत राजनीतिक रुझान रखते हैं, उनको भी समझ नहीं आती। जेपी नड्डा एक ऐसे अध्यक्ष हैं जो अध्यक्ष बनने के बाद अपने ही राज्य में चुनाव हार गए, या यूं कह लें कि उनकी अध्यक्षता में पार्टी अपने राज्य में चुनाव हार गई, और राज्य भी वो जो बहुत छोटा सा है, केवल 4 लोकसभा सीटों का राज्य, वहां पर विधानसभा का चुनाव हार गई, सत्ता गंवा दी। इसके बाद भी उनको एक्सटेंशन दिया गया। एक्सटेंशन देने के बाद पिछले 3 चुनावों में पहली बार बीजेपी बहुमत पाने में असफल हो गई, और बीजेपी की सीटों की संख्या 63 घट गई। उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो हुआ। उत्तर प्रदेश में तो 30 सीटें घटी, लेकिन जो बाकी की 30-32 सीटें बाकी राज्यों में घटी, और घटी तो ज्यादा, वो तो कुछ राज्यों में आपने नई पकड़ ली, वो प्रधानमंत्री की मेहनत की वजह से। तो उसके पीछे के कारण अगर खोजे जाएंगे तो वो तार जाके जेपी नड्डा से जुड़े। आप पार्टी अध्यक्ष हैं, आपके पास एक बहुत बड़ी फौज है महासचिवों की, आपने ढेर सारे उपाध्यक्ष बना रखे हैं, आपने किस तरह के संगठन मंत्री बनाए हैं, किस तरह से महासचिवों को राज्यों का प्रभार दिया है, इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? तो इस पर मुझे लगता है पार्टी ने आंखें मूंद ली हैं, और हो सकता है कि इसके दुष्परिणाम
आने वाले समय में पार्टी को भुगतने पड़े। इसके बाद अब चूंकि उनका कार्यकाल समाप्त होने को है या शायद हो भी चुका है, नए अध्यक्ष का जब तक चुनाव नहीं होता तब तक वही कार्यभार देखते रहेंगे। तो नए अध्यक्ष का चुनाव होने से पहले उनको 2 बड़े मंत्रालयों में मंत्री बना दिया गया। जाहिर सी बात, पार्टी अध्यक्ष रहे हैं, उससे पहले कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो कैबिनेट मंत्री ही बनना था। तो उनको स्वास्थ्य और रसायन और उर्वरक मंत्रालय का, तो 2 अलग अलग मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय का मंत्री बना दिया। जब दोनों बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जो उनको दिए गए। यहां तक भी ठीक था, चलो मिनिस्टर बना दिया, बनना ही था। लेकिन जब उनको नेता प्रतिपक्ष चुना गया, माफ कीजिए, नेता सदन तय किया गया, तो मुझे लगा कि शायद पार्टी बिल्कुल अलग ढंग से सारी चीजें सोच विचार रही है। आपके पास लोकसभा, राज्यसभा में मुझे लगता है कि सुधांशु त्रिवेदी से ज्यादा बेहतर वक्ता उपलब्ध नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी पार्टी प्रवक्ता के रूप में अपनी बात बहुत अच्छे से रखते हैं। अब उन्हें संसद का भी अनुभव ठीक ठाक हो गया था, तो क्या ज्यादा बेहतर ये ना होता कि सुधांशु त्रिवेदी को मिनिस्टर बना करके उन्हें राज्यसभा में नेता सदन चुना जाता। राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष की संख्या लगभग बराबर है, वहां भारी हल्ला हंगामा होता रहता है। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष जब बात कहने के लिए खड़े होते हैं तो उस समय थोड़ा सा हंगामा रुकता है, उनकी बात सुनी जाती है। तो उस समय पर आपके पास एक प्रभावी वक्ता होना चाहिए जिसकी बात लोग सुन सकें और समझ सकें। जेपी नड्डा प्रभावी तो कतई नहीं है, बोलने को चाहे जितना बोलते हो, लेकिन प्रभावी कतई नहीं। एक यहां पर मैं दूसरी चीज और जोड़ना चाहूंगा, जो पिछले काफी समय से एक मुद्दा चल रहा है पेपर लीक का, और उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है नीट का। धर्मेंद्र प्रधान पिछले काफी समय से शिक्षा मंत्री हैं, और उनके शिक्षा मंत्री होने के बाद से बहुत सारी इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई। तो पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि धर्मेंद्र प्रधान को दोबारा शिक्षा मंत्री बनाने की क्या जरूरत थी, और अगर बनाना ही था तो क्या धर्मेंद्र प्रधान से बेटर ऑप्शन सुधांशु त्रिवेदी नहीं थे? आखिर वो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, साफ सुथरी बात करते हैं, मुझे लगता है उनकी राजनीतिक समझ भी ज्यादा अच्छी है। और मुझे ये भी लगता है कि शायद सुधांशु त्रिवेदी अगर शिक्षा मंत्री होते तो जिस तरह के आरोप एनटीए पर लग रहे हैं, या शुरू में ही लगे नीट परीक्षा के तुरंत बाद, तो उसके बाद एनटीए पर भी एक वो कार्रवाई करते और शायद ये नीट की परीक्षा रद्द करने के फैसले पर कुछ बात आगे बढ़ती। आप ये तय मानिए कि ये नीट की परीक्षा रद्द होनी, अब वो चाहे कोर्ट के आदेश से हो, चाहे विपक्ष के हंगामे से हो, लेकिन ये परीक्षा रद्द होकर के रहेगी। ये मुझे तो 99% चांसेस के लगते हैं। और सरकार अपनी हद पिटवाकर, अपनी किरकिरी करा करके ये रद्द करेगी, तो उसमें विपक्ष को स्कोर गेन करने का मौका मिलता है। सरकार को चाहिए था कि जैसे ही पटना से पेपर लीक होने की खबर आई थी, उसके तुरंत बाद कम से कम और कुछ न करते तो उसके रिजल्ट पर रोक लगा देनी चाहिए थी, और जब जांच पूरी हो जाती तब रिजल्ट आता। और ये जो बेवकूफाना बात की जा रही है, और बार बार धर्मेंद्र प्रधान एक बात कह रहे हैं कि वो लोकल लेवल पे हो गया, भाई कहीं पे भी हुआ, जिसने पेपर लीक कर लिया उसकी आप कैसे गारंटी ले सकते हैं कि उसने केवल 4 या 10 या 7 ही लोगों को पेपर लीक कराया? भाई जब पेपर उसके पास है तो 700 लोगों को भी करा सकता है। क्या जरूरी वो एक ही शहर में करे? हो सकता है उसने कहीं दूसरे लोगों से संपर्क करके दूसरी जगह पेपर भेजे हों। लीक तो लीक है, पेपर तो आपका परीक्षा से पहले लीक हो गया ना। तो जब परीक्षा से पहले पेपर लीक हो गया तो उसके लीकेज को आप कैसे नकार सकते हैं? तो ये जो मूर्खतापूर्ण बात धर्मेंद्र प्रधान कर रहे हैं बार बार कि वो लोकल लेवल पे हुआ है लोकल ही सही, लेकिन पेपर लीक हुआ है इसलिए वो परीक्षा रद्द होनी चाहिए, पूरी तरह से रद्द होनी चाहिए। हाँ, वो एक अलग चीज है कि किसने लीक कराया, उसमें कौन छात्र सम्मिलित थे, कौन पेरेंट्स सम्मिलित थे, कौन अधिकारी सम्मिलित थे,
वो आप जांच कराते रहिए और जांच करा के उनको सजा दीजिए, वो अलग मैटर है। लेकिन परीक्षा में जो लड़कों के साथ गलत हुआ उसको तो आप ध्यान रखिए। आप उस चीज को ध्यान नहीं रखना चाहते, आप एनटीए को क्लीन चिट देते देते अचानक फिर आपने एक आदेश कर दिया कि हम सीबीआई जांच कराएंगे। जब आपको सीबीआई जांच ही करानी थी तो क्लीन चिट क्यों दे रहे थे? तो आप इस तरीके की लिबलिबी बातें नहीं कर सकते हैं, आपको क्लियर कट होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान को, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि कम से कम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनसे डील नहीं हो रहा है। हालांकि यह मुद्दा दूसरा था। तो मुझे लगता है कि अगर शिक्षा मंत्री पद पर सुधांशु त्रिवेदी को सरकार ने चुना होता और उनको सदन में नेता सदन बना देते तो शायद सरकार की बात ज्यादा बेहतर ढंग से कहने वाला उनको एक वक्ता मिल जाता। क्योंकि सभी जानते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी न केवल वेल एजुकेटेड हैं बल्कि वो एक शार्प ऑडिटर भी है। तो ऐसी स्थिति में शायद बीजेपी ने एक गलत निर्णय लिया है, मुझे तो बिल्कुल गलत लगता है। बाकी वो लोग राजनीति करते हैं, वो ज्यादा बेटर जानते होंगे। मैं ये नहीं कहता धर्मेंद्र प्रधान को मंत्रालय में नहीं रखना चाहिए, लेकिन शिक्षा मंत्रालय में नहीं रखना चाहिए। तो ये दो निर्णय मुझे समझ में नहीं आते, एक धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाने का और दूसरा जेपी नड्डा को राज्यसभा में नेता सदन बनाने का। आप इस पर अपनी राय कमेंट के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि इस चैनल को देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।